हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जनरली आप लोग देखते हो यहाँ पर LEAC के इस प्लेटफॉर्म पर व्हाट वी डिस्कस इज अबाउट क्लैट पीजी, इट्स अबाउट नेट वगैरह वगैरह एग्जामिनेशंस। हाउएवर, एक बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फिगर आउट नहीं किया है कि उन्हें करना क्या है, बट दे नो कि उन्हें यार कुछ ऐसा करना है जिससे कुछ इम्पैक्ट हो। यस, आप हो ऐसे व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन किया है और उसके मन में यार मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे तगड़ा इंपैक्ट पड़े सोसाइटी पे, राइट? तो यूजुअली क्या होता है, जॉब्स जितने भी होते हैं वो आपको एक सस्टेनेंस तो देते हैं पर वो इंपैक्ट मिसिंग होता है। इंपैक्ट जुडिशरी में है बट उसकी प्रिपरेशन को अभी तक आप कमिट नहीं कर पाए हो। सो देयर आर सम फेलोशिप्स, देयर आर लाइक 5 फेलोशिप्स जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो बहुत लंबे ड्यूरेशन के नहीं होते। देयर अराउंड 8-10 महीने से लेकर के 2 साल तक की ये फेलोशिप्स होती हैं। कुछ कुछ ऐसी हैं जो 3 से 5 साल की भी होती हैं। इन फेलोशिप्स में आपको इतना समय मिल जाता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो विच इज इंपैक्टफुल, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे सोसाइटी को मदद मिल रही है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके करियर के लिए भी अच्छा है, वाइल यू आर अर्निंग, एंड यू ऑल्सो हैव टाइम टू थिंक कि आपको लाइफ में आखिर करना क्या है, आपको फाइनली कौन सी फील्ड को पकड़ करके आगे बढ़ना है, राइट? तो ऐसे 5 फेलोशिप्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अवेलेबल हैं, और उनको आप कभी भी कभी भी अगर आप डिसाइड करें तो बहुत छोटे स्पैन की तैयारी के साथ आप इन फेलोशिप्स को अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज रियली रियली फन, and along with that this is very helpful for your general curriculum vitae, right? CV. Now सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप की, जिसको हम लोग MGNF के नाम से भी जानते हैं। नाउ द गुड थिंग दैट आई विल बी डूइंग, हाँ जी मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं, द गुड थिंग दैट आई विल बी डूइंग इज कि इन सारी फेलोशिप्स के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इससे संबंधित जो भी लिंक्स हैं मैं यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा रहा हूं, ठीक है? तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो और कोई फेलोशिप देख करके आपको लगे यार ये वाली, ये दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, आप खट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए एंड उसके बारे में बाकी की जानकारी भी आप वहां पर पढ़ सकते हैं कि किस तरीके का उसका जनरल प्रोसीजर होता है। MGNF इज वन ऑफ माय फेवरेट काइंड ऑफ फेलोशिप्स, क्योंकि ये आपको बहुत ग्राउंड रूट लेवल पर काम करने का मौका देता है। अच्छा, ये फेलोशिप जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, उस मिनिस्ट्री ने बहुत सारे IIMs के साथ टाई अप किया और आपको पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। सो बेसिकली एक तरीके का डिप्लोमा आपका होता जा रहा है व्हाइल यू वर्क इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जहां पर आप डायरेक्टली कलेक्टर के अंडर काम कर रहे होते हो। काम क्या है? काम यह है कि बहुत सारे जो रूरल एरियाज हैं, राइट, बहुत सारे इंडिया में जो रूरल एरियाज हैं उन सब जगहों पर आप जाएं और वहां पर स्किल डेवलपमेंट के बारे में लोगों को बताएं, उनकी स्किल डेवलप करने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क्स की जरूरत है उसमें आप अपने सजेशंस दें, पॉलिसी मेकिंग में आप मदद करें, एंड उस रूरल इंडिया को इतना आत्मनिर्भर बनाएं कि वो अपने जीवन यापन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, राइट? सो व्हाट इज इन इट फॉर यू, पहले इसको देख लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू क्या क्या इसमें आपकी एलिजिबिलिटी है। सो फर्स्ट, इट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमीज। जो छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमीज हैं वहां पर स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, स्किल मतलब क्या? स्किल मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपको मैनुअल स्किल बढ़ानी है, नहीं, वोकेशनल स्किल, सॉफ्ट स्किल, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो आज की तारीख में बहुत जरूरी है पर जनरली कोई सिखा नहीं रहा, राइट? वोकेशनल स्किल्स अगर आपको सीखनी है, सॉफ्ट स्किल्स अगर आपको सीखनी है, बहुत ही कम एरियाज हैं, बहुत ही कम जगहें हैं जहां आप ये सीख सकते हो, एंड दे आर फेयरली एक्सपेंसिव, राइट? सो गवर्नमेंट ने इस चीज को उठाया। सो एक तरीके ये गवर्नमेंट की ही फेलोशिप है अलोंग विद IIMs। तो उसमें कंबाइंड एक सिस्टम रहता है, आपकी कुछ क्लासेस लगती हैं, कुछ आप प्रैक्टिकल करते हो। इससे बेटर और क्या होगा? नाउ सी, इट्स अ 2 year लॉन्ग ब्लेंडेड प्रोग्राम जिसमें क्लासरूम सेशंस भी हैं जो IIMs के साथ होते हैं, जिसमें मेंटरशिप भी की जाती है आपकी कि किस तरीके से आपको जाना है, और फिर अलोंग विद दैट आपको किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलती है।
मोस्टली ये कहा जाता है कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के हैं तो एमपी के ही किसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होती है, राइट। तो बहुत सारे आईआईएम्स हैं, आईआईएम अहमदाबाद है, आईआईएम बैंगलोर है, उदयपुर है, ये सारे के सारे कंबाइंड आईआईएम्स हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। देन opportunity to engage with schemes and institutions at the district level to strengthen the institutions and improve skill development, link markets and create growth। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगेगा यार मैं कर तो रहा हूं सारी चीजें, आई एम डूइंग, मतलब मुझे भलाई करने का मौका मिल रहा है, ये है वो है, एक अच्छा काम है, इंपैक्टफुल काम है, बट पैसा, पैसा भी अच्छा है। सो इन द वेरी फर्स्ट ईयर एवरी मंथ यू गेट 50,000 रुपीज का स्टाइपेंड। In the second year, you get 60,000 rupees ka stipend, which is, let's be realistic, a decent stipend. That is 6 to 7 lakh per annum का एक तरीके से आपका stipend हो गया। Now, this is not a job. This is a fellowship. So, you are learning, you are doing, you are creating an impact, and you are also earning. Now, इसमें होने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायरमेंट सबसे पहला तो है भाई, भारतीय नागरिक, 21 से 30 साल की उम्र का कोई व्यक्ति। कहते हैं जरूरी ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका सोशल वर्क में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, तो ज्यादा बेटर है। लेकिन आई नो पीपल एंड जनरली भी वो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है इस फील्ड में, फिर भी आपके अंदर वो ज़ील है, वो एंथुजियाज्म है कुछ अच्छा करने का, तो आपको भी यहां पर कंसिडर किया जाता है। तो वैसे तो कहा है 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर सेकेंडरी स्कूलिंग वगैरह वगैरह, बट अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और स्ट्रांग मोटिवेशन है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा है, लोगों को सिलेक्ट भी किया जाता है इसमें। देन फिर ऑब्वियसली ऑफिशियल लैंग्वेज इन द स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, अगर आप लेट्स से हिंदी भाषी हैं, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हिंदी भाषा में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे ना यार कि रूरल इंडिया में आप रहोगे, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में आप रहोगे, तो वहां पर हिंदी भाषा का ही आपको प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। उसके बाद दूसरी बहुत लुक्रेटिव फेलोशिप जो है वो है लैंप फेलोशिप। इट्स लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, LAMP। अब लैंप फेलोशिप के साथ चीज ये है, इसका स्टाइपेंड बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं दिखता, राइट, लेकिन आप पार्लियामेंट में काम कर रहे हो, है ना। पार्लियामेंट में क्या होता है, या देखो जितने भी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, इंक्लूडिंग लोकसभा, राज्यसभा, कुछ भी, आपको किसी ना किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ असाइन किया जाता है। आफ्टर 1 month ऑफ रिगरस ट्रेनिंग, 1 month ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, आपको किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को असाइन कर दिया जाता है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या होता है यार, व्यस्त लोग हैं, right? They're very busy. They have meetings, they have sessions, they have own policy making things going on. Apart from that, जो political उनके commitments होते हैं वो तो अपनी जगह है ही, तो they do not or may not have the time to research on the topics जिनके बारे में उन्हें बोलना है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि पार्लियामेंट में जाकर के लेट्स से कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर इंडियन पीनल कोड में किसी अमेंडमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, या फिर आधार कार्ड UIDAI के बारे में बात करना चाहते हैं, दे माइट नॉट हैव the kind of exposure or the kind of time to research on these fields, and that is where they need you। आप यहां पर पिक्चर में आते हो और आप क्या करते हो, आप इन्हीं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को असिस्ट करते हो, इनके लिए क्वेश्चंस बनाते हो, इनके लिए रिसर्च करते हो, एंड वेल अगर आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ हैं तो आप दूसरों के साथ भी ऑटोमेटिकली ही जुड़ते भी रहते हैं। नाउ इसकी भी एलिजिबिलिटी पर आने से पहले मैं आपको बता दूं, एक सॉरी पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तब आप इनकी हेल्प कर रहे हो, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब आप पॉलिसी मेकर्स के साथ इन्वॉल्व हो, राइट। सो पॉलिसी मेकर्स मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज वन कॉल्ड वराही एनालिटिक्स, देयर इज वन कॉल्ड आईपैक, देयर इज वन कॉल्ड विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। दीज आर थिंक टैंक्स। इनका काम क्या है, they assist the government in better policy framing, in better policy making, right? So इनके साथ आप असाइन हो जाते हो for that small time period जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और आप इनके साथ हेल्प करते हो in order to research in a better manner, in to help in policy। Imagine you're a law graduate, all right? 25 साल से कम की उम्र है आपकी, आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं, आप पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ काम कर रहे हो, आप पॉलिसी मेकिंग में लोगों की हेल्प कर रहे हो। इमेजिन द पॉसिबिलिटीज दैट यू विल हैव
आपके निकट भविष्य में, राइट? सो पुराने फेलोज की अगर हम बात करें, कुछ जो लैम्प फेलोशिप से निकले हुए लोग हैं, उनकी अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, येल वगैरह से अपने आगे की एजुकेशन को कंटिन्यू किया। देयर आर सेवरल जो कि किसी ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़ गए। देयर आर सेवरल जिन्होंने थिंक टैंक्स और पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन किए। देयर आर सम जिन्होंने आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस को क्लियर किया, एंड देयर आर सम अदर्स जो कि एक्टिवली फिर पॉलिटिक्स में ही इन्वॉल्व हो गए। सो इफ दैट, इनमें से कोई भी is one of your key interests, then definitely you should be the one applying for this। 25 साल से कम की आपकी उम्र होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री आपकी किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन में होनी चाहिए, भारतीय नागरिक ही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो केवल रिक्वायरमेंट ऑफिशियली तो केवल ये 3 है, बट इसके बाद एक प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। उसके बारे में सारी डिटेल्स तब दी जाती हैं जब इसकी एप्लीकेशन ओपन होती है। अभी के लिए इसकी एप्लीकेशंस क्लोज हो चुकी हैं, बट आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के सर्च कर सकते हो, इसके अपनी क्वेरीज इनसे पूछ सकते हो, और सारे एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, पीआरएस इंडिया की वेबसाइट पर। अगेन लिंक मैं यहां डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूं। देन द नेक्स्ट वन इज जूनियर एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स। अब ये रिसर्च फेलोशिप है, ठीक है। रिसर्च फेलोशिप का क्या मतलब है? रिसर्च फेलोशिप का ये मतलब है कि ये किसी दूसरे, किसी सोशल काम के लिए नहीं है, ये आपकी खुद की रिसर्च के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर फिर तो ये जॉब हो गई, है ना? नहीं। सो रिसर्च अपने आप में एक बहुत इंपैक्टफुल चीज है। व्हेन यू रिसर्च प्रॉपरली, जो आप पीएचडी की थीसिस लिखते हो या फिर आप पेपर्स लिखते हो, यही पेपर्स, यही थीसिस, यही चीजें तो बेसिस बनती हैं किसी भी चीज, किसी भी लॉ के आगे बढ़ने का। लेट्स से आपने एक बहुत तगड़ी थीसिस लिखी अबाउट साइबर सिक्योरिटी, राइट? उसी थीसिस को कोट करके, क्या पता उसी थीसिस में से पोर्शंस उठा करके अगली पॉलिसी फ्रेमिंग में कोई किसी को हेल्प मिल रही हो, राइट? वो एक बेस बन रहा हो उसके ऊपर बनने वाले लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स का, है ना? तो ये वाले सारे रिसर्चेस भी आपके एक तरीके से एक इंपैक्टफुल चीज ही होती है। अब आपने ग्रेजुएशन किया है, एक बहुत बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन लोगों को होता है कि यार मैं तो मास्टर्स पूरा कर ही नहीं पाया, जब तक मेरा मास्टर्स पूरा नहीं होता तब तक कैसे होगा? तो नहीं, मास्टर्स में आप एनरोल्ड हो, नेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास 2 साल का टाइम होता है आपका मास्टर्स खत्म करने का। नेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास 2 साल का समय होता है मास्टर्स कंप्लीट करने का। सो आई नो पीपल जो कि अपने मास्टर्स के लेट्स से फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, एंड दे हैव अप्लाइड एंड क्लियर्ड नेट एंड जेआरएफ। तो नेट की हम यहां बात नहीं कर रहे, यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। सिंपल सी चीज है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन में, या फिर 2 साल के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। क्लियरिंग द नेट टेस्ट विद द रिक्वायर्ड कट ऑफ। अच्छा, नेट का जो एग्जामिनेशन होता है, यूजीसी नेट का एक एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू एलिजिबिलिटी बनती है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनने की। अब इसके साथ एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब नेट के एग्जामिनेशन की आप बात करते हो तो उसका एक कट ऑफ है, उसी सेम कोई अलग एग्जाम नहीं है, उसी सेम एग्जामिनेशन में थोड़ा सा हायर कट ऑफ हमने दे दिया जेआरएफ का, ठीक है। अगर आपके उतने तगड़े स्कोर आ गए हैं तो फिर आप जेआरएफ क्वालिफाई होगा। जेआरएफ की एलिजिबिलिटी 3 साल की होती है, नेट की एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम की होती है। अगर 3 साल के अंदर अंदर ये अवेल नहीं किया गया, अगर 3 साल के अंदर इसको अवेल नहीं किया, तो आप ये मान करके चलिए कि उसके बाद आपको फिर से ये एग्जामिनेशन देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दिस। व्हाट आर द बेनिफिट्स? पहला पहला बेनिफिट तो यह है कि यार कहीं पर भी पीएचडी करने जाते हो ना, तो वहां पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता। जेआरएफ क्वालिफाइड हो, एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप इंटरव्यू में अपियर करते हो, आप अपना रिसर्च क्वेश्चन बताते हो, अपना जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस होता है, एंड आपको सिलेक्ट किया जाता है। मोस्टली जेआरएफ अगर आप क्वालिफाइड हो तो सिलेक्ट हो ही जाते हो। देन पीएचडी के अलावा गवर्नमेंट आपको पैसा देती है पीएचडी करने का। कैसे? जेआरएफ को 33,000 रुपीज का एक ग्रांट है जो मिलता है। ये 31-33 हजार रुपए, 35 हजार रुपए, कुछ कुछ जगहों पर 50 हजार रुपए। अच्छा, ये जो है ग्रांट तो 31,000 की ही है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, बट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, सम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अकोमोडेट लिविंग एक्सपेंसेस एज वेल।
राइट तो कुछ लोगों को 50,000 भी मिलता है, कुछ को 40,000 मिलता है, कुछ को 35 मिलता है, कुछ को 33, एंड दिस इज हाउ द डिफरेंसेस वर्क। अब जेआरएफ आप हो, जेआरएफ आपने क्लियर किया है, फिर आपका 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस हो गया, तो अब आप एसआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हो, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें जो बेसिक ग्रांट है वो 31,000 से बढ़ा करके 35,000 कर दी जाती है। तो सिमिलरली जो आपको 40, 45, 50 मिल रहा था, वो और थोड़ा बढ़ करके 45, 50, 55, 60 तक चला जाता है कुछ कुछ जगहों पर। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ग्रांट। टेक्निकली सरकार पे कर रही है कि आप पीएचडी कर लो और आप रिसर्च करो, नथिंग एल्स इज डिमांडेड फ्रॉम यू। आपकी पीएचडी भी हो रही है साइमल्टेनियसली, एंड वो भी आपको एंट्रेंस टेस्ट माफ करने के बाद ये मौका मिल रहा है। अब आप सोचो अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है या रिसर्च की फील्ड में जाना है, तो इससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया में है ही नहीं, राइट? ये एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, तो यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। कोविड के बाद से एक बार हो रहा है, आई विल बी ऑनेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज के होते हैं ना अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं हम जिसको, सीएसआर। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसबीआई, उसके अंतर्गत वो ये एक फेलोशिप प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। सो बेसिकली जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर में ये इस प्रोग्राम को करवाते हैं, जिसमें इनका आइडिया ये होता है कि भाई छोटे छोटे जो विलेजेस हैं, छोटे छोटे जो रूरल एरियाज हैं, अगेन इफ देर इज समथिंग दैट यू वांट टू डू फॉर अ प्रॉपर इम्पैक्ट, राइट, कि मेरे किए काम का कुछ असल में योगदान समझ आए, तो एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप एक बहुत अच्छी फेलोशिप है, राइट? यहाँ पर बैंक के थ्रू आप इंस्टीट्यूशंस को फैसिलिटेट करते हो, अगेन वही सिमिलर काइंड ऑफ काम है, पॉलिसी मेकिंग का काम है, इंस्टीट्यूशंस की को असिस्ट करने का काम है। छोटे छोटे एरियाज में इंस्टीट्यूशन सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर एक चेक का काम है, उनके बेटर मैनेजमेंट एंड बेटर रेगुलेशन के संबंध में आपके काम है। तो एसेंशियली योर वर्क इज अगेन अराउंड द रूरल एरिया, जहां पर यू आर वर्किंग विद एसबीआई, एंड आपको बहुत सारे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं अलॉट किए जाते हैं, जहां पर आप एक्चुअली किस तरीके से उस जगह का डेवलपमेंट हो सकता है, उसके अराउंड अपने पॉलिसी फ्रेमिंग में लोगों की हेल्प करते हो, गवर्नमेंट की हेल्प करते हो, राइट? आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। नेपाल भूटान के भी आप नागरिक हो सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं। उम्र आपकी 21 से 32 के बीच में होनी चाहिए ऑन द डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम, एंड आपने एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली होनी चाहिए। तो यहां पर ये नहीं चलेगा कि मैं फाइनल ईयर में हूं, मैं फाइनल ईयर खत्म होने वाला है वगैरह, नहीं। ये प्रोग्राम जब कंप्लीट शुरू होने वाला है, उससे पहले पहले आपकी बैचलर्स खत्म हो चुकी होनी चाहिए। दिस इज एसबीआई। एंड नाउ one of my favorite scholarships, favorite fellowships is Justice Leela Seth Fellowship. Justice Leela Seth Fellowship आई प्रो बोनो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ जुड़ी हुई है। प्रो बोनो मतलब अपनी स्वेच्छा से किया गया कोई काम, जिसके लिए कोई फीस नहीं ली गई हो। इस तरीके के काम है आपके चाइल्ड राइट्स, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं महिलाओं के खिलाफ, एलजीबीटीक्यूआई के राइट्स के संबंध में जो लिटिगेशन होता है उसके अराउंड। तो ये सारी ही सोशल कॉजेज जितने भी हैं, सोशल लिटिगेशन कॉजेज जितने भी हैं, उसके अराउंड ये जस्टिस लीला सेठ फेलोशिप है। ये अपनी पे को एज सच डिफाइन नहीं करते कि हम इतना रुपया देंगे। आपको एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली में रहना होता है उस पूरे 18 महीने के ड्यूरेशन में, और वहां पर एक कॉम्पिटिटिव टाइप का आपको पे मिलता है कि जिससे आप आपका रहना खाना, ट्रैवल अलाउंस, ये सारी चीज निकल जाए। द पे इज नॉट वेरी हाई, बट इट इज वेरी डिसेंट, ठीक है? अब यहां पर भी वैसे तो कहते हैं कि एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है, बट अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो इस फील्ड में काम करने का आपके अंदर जील होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए। आप अपना सीवी डालते हो, आप अपना एप्लीकेशन डालते हो, उसके बाद एक इंटरव्यू स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ही आपको ये फेलोशिप जो है अवार्ड की जाती है, एंड आपका ग्रेजुएट होना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ लिटिगेशन, एंड लिटिगेशन के साथ में आपको सोशल कॉज से भी जुड़ना है, दिस इज द फेलोशिप दैट इज फॉर यू। सो दीज वर द 5 मेजर फेलोशिप्स जो कि आप
अवेल कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी है, बहुत सारी इंटरनेशनली भी है। RAF फेलोशिप है, यूएन जनरल असेंबली करवाता है। फेलोशिप इंटरनेशनल लॉ में है, यूएन करवाता है। देयर आर सेवरल, दक्ष फेलोशिप वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं जिनको आप अवेल कर सकते हो। बट दीज 5 आर वन ऑफ माय आर फ्यू ऑफ माय फेवरेट फेलोशिप्स। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ आपको एक अच्छा पे देती है, ये आपको इतना अच्छा एक्सपोजर देती है कि आप समाज में एक्चुअली एक इंपैक्ट ला सकते हो। सो इफ यू आर समबडी who really wants to be impactful in the society, wants to do something for the society, and you uh, see you think yourself to be fit for this fellowship, then you should definitely be the one applying for it. Thank you so much, guys. Bye bye.